जोनल मैचेस होते हैं उनके साथ होते हैं जो, लेकिन बीच चलें में जी। मुहर्रम अच्छा था। जी जी हकीकत साहब, जी सॉरी मैं जी लाइव जी हम लोग जा रहे हैं। ख़वातीन जी हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है। और इंडिया में आजकल जो मामला चल रहे हैं उसको पाकिस्तान में बड़ी क्लोजली फॉलो किया जा रहा है। इंडिया की वैसे भी चीजें इंडिया वाले हमारी करते हैं, पाकिस्तानी इंडिया की करते हैं। तो मामला आजकल जो इंडिया में एक किसानों की मूवमेंट जो चल रही है, और उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसमें पाकिस्तानी जो गाने हैं, पाकिस्तान के जो हमारे सिंगर्स हैं, इनके जो गाने हैं वो भी वहां पर प्ले हो रहे होते हैं आजादी के हिसाब से और किसानों की मूवमेंट में। तो उस हिसाब से उस हवाले से बात करेंगे जी, किसानों की मूवमेंट किधर जा रही है। कश्मीर एक ऐसा मसला है जो कि 17 सालों से चल रहा है, और उस पे मोदी साहब ने एक नया मौकिफ लिया है, बल्कि मौकिफ लिया है, एक्शन लिया है, जो आपने देखा कश्मीर में हमें नजर आया। उस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अब बातचीत हो सकती है, कि इंडिया में माहौल आजकल कैसा चल रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मिसबा आजम, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर उवैस सलीम हमारे शो को ज्वाइन करते रहते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त सहाफी हैं, लिखते रहते हैं, कमेंट्री कॉलम के आप देखते रहते हैं, अगर नहीं देखे तो मैं अक्सर कॉलम पढ़ता हूँ, हरचरण बैंस साहब। तो हरचरण साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। और आजकल जो फार्मर्स मूवमेंट चल रही है, तो फेसबुक पे आप जितने एक्टिव हैं उस हवाले से तो हमें तो बड़ी अपडेट मिलती रहती है आपसे कि जी फार्मर्स मूवमेंट के जो मामलात हैं। और आप बताइए सर, ये मोदी साहब ने जो इस वक्त जो मामलात किए हैं, क्या उनकी पॉपुलैरिटी में उस पे फर्क आ रहा है? क्योंकि बहरहाल एक वहां पर इंतहा पसंदी को तो उन्होंने बढ़ावा दिया है हिंदुस्तान में। देखिए, एक तो फराज साहब, सबसे पहले तो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे आपस में एक साथ मिल मिल बिल्कुल। बैठने की, तो आखिरकार अल्लाह मियाँ ने सुन लिया हमारा, और बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके वाह, ज़रिए से मैं पूरे पाकिस्तान के लोग जो हमारे भाई-बहन हैं सभी, उनको ये जो हमारी शुभकामनाएँ हैं, हमारी जो कहते हैं गुड विशेज़ एंड माय रिस्पेक्ट्स टू ऑल ऑफ देम। तो एक तो ये जी, दूसरा ये फार्मर्स वाली बात जो आप कर रहे हैं जी। फार्मर्स का ये इशू जी काफ़ी पुराना है असल में, क्योंकि जब से डब्ल्यूटीओ आया है 90s में, तो तब से कुछ ऐसी चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हैं लॉज में, जिससे कि जो स्टेट वो अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करती है। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे, हमारे यहाँ एक चीज़ जानी जाती है जी, कि उसको हम एमएसपी कहते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट उस प्राइस के ऊपर जो किसान का उसका स्पेशली जो हमारी धान और वीट वीट एंड पैडी बाय करते हैं, तो वो 1966 से चला आ रहा है। तो डर ये है कि ये जो नए कानून आए हैं, कि उससे कहीं वो एमएसपी वाला, कि एक गवर्नमेंट हर हर साल एक मिनिमम सपोर्ट अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है, और उसके ऊपर ही वो प्रोक्योर भी करती है। तो एक ये नए जो लॉज आए हैं, लोगों के मन में, किसानों के मन में खास तौर पर ये खदशा है कि ये कहीं ये एमएसपी बंद करने की तरफ ये कदम ना हो। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग एजिटेटेड हैं, इनसिक्योरिटी है अपने फ्यूचर के बारे में। अच्छा। तो ये बेसिकली इट इज़ एन इकोनॉमिक इश्यू। ठीक है, लेकिन हर्षण साहब, उसमें अब मामले जो तो मईशत की तरफ था, लेकिन दुनिया भर में जो एक जो मूवमेंट चल पड़ी है उसके अंदर तो लगता ऐसा रहा है कि कुछ एग्रेशन भी हुकूमत की तरफ से चल रही है, जो हम देख रहे हैं दिल्ली में इधर उधर जो धरने दिए जा रहे थे, तो एग्रेशन का भी समय है। और दूसरी बात ये कि जो मूवमेंट चल रही है वो पंजाब, लगता है पंजाब फोकस ज्यादा है। हमारे जो पंजाब के जो दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, वो ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन उनकी ज्यादा है। और उस हवाले से फिर जिस तरह के नारे लग रहे हैं, और मोदी साहब के खिलाफ जिस तरह के नारे लग रहे हैं, ये सिर्फ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पंजाब की तरफ कोई एग्रेशन है, या मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं वो ज्यादा सख्त हैं। नहीं, पंजाब का नहीं इसमें है। मैं थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ आपको कि पंजाब इसलिए फोकस में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जैसे आपके यहाँ भी जो पंजाब है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो जी। इधर भी ऐसा ही है। तो ठीक है। और हमारे जो पुराना पंजाब था, जो 47 वाला, उसको फर्दर सब डिवाइड करके 3 स्टेट्स बन गई थी, एक हिमाचल, हरियाणा और जो पंजाब है ये। तो ये जो हरियाणा और पंजाब है, ये हमारे वाला, ये इसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर, 70% ऑफ द पीपल डायरेक्टली, यू नो, हम्म। अगर 70% नहीं तो 50 से तो ज़्यादा है ही है, लेकिन 70% ऑफ द फैमिलीज आर लिंक्ड विद एग्रीकल्चर।
तो इसलिए थोड़ा ज्यादा, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली पंजाब से नजदीक है दूसरे सूबों से मुकाबले में, तो हरियाणा से और पंजाब, हरियाणा इज एस्टवाइल पंजाब इनफैक्ट, तो हरियाणा से और पंजाब से लोग ज्यादा गए हैं, लेकिन राजस्थान और वेस्टर्न यूपी जो इलाके लगते हैं साथ में वहाँ दिल्ली के, वहां से भी लोग बहुत आए हैं। लेकिन लोग तो साउथ से भी आए हैं, यानी कि तमिलनाडु से भी, आंध्रा से भी, लेकिन उनकी जो शुमार है कम है, वो इसलिए कि दूर से आना तो उतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह परसेप्शन ये है कि ये शायद पंजाब डोमिनेटेड है, लेकिन है ये क्योंकि लॉज नेशनल है ना, सारे कंट्री के लिए हैं। सही। अच्छा, लेकिन मोदी साहब की पॉपुलैरिटी में कोई फर्क आ रहा है इससे, क्या क्या देखते हैं आप? देखिए, इसको कहना मुश्किल है कि क्योंकि अगर तो आप पंजाब का देखेंगे, पंजाब में या हरियाणा में, तो यहाँ तो फर्क आएगा, बिकॉज ये यहाँ तो फार्मर्स हैं ज्यादा, तो फार्मर्स तो इस वक्त खुश नहीं है इस बात पे ऊपर, और पूरे देश में ही खुश नहीं है। तो यहाँ जहाँ भी फार्मर ज्यादा एक्टिव है, और दूसरा एक थोड़ी सी और बरीकी वाली बात है यहाँ कि ये जो एमएसपी की बात मैंने बताई है ना जी, ये एक्चुअली पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इसमें ही ज्यादा लागू होती है, तो यही लोग ज्यादा अफेक्टेड हैं, तो इसलिए यहाँ तो पॉपुलैरिटी उनकी डाउन होगी, लेकिन बाकी जगह पर डिपेंड करेगा कि फार्मर्स मूवमेंट्स कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, डॉक्टर मिसबाह साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये इसके तो एक तासुर जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन और जो है फार्मर्स ओरिएंटेड या उनकी जो पॉलिसीज जो हैं वो उनको कंसिडर नहीं कर रही। क्या देखते हैं इसका? मतलब ये एक ऐसी मूवमेंट है कि जो कि मुल्कगीर आगे बढ़ेगी, या बस अब ये लोकलाइज्ड है, कुछ दिनों में थम जाना है? बहुत शुक्रिया फराज, और बहुत शुक्रिया अदर गेस्ट्स। देखिए फराज, इंडिया में एक तरह से आज तक जितनी भी इस तरह के मूवमेंट्स उठी, जिस तरह से भी छोटा मोटा होता रहा चीज़ें, तो इंडिया ने उसकी टैकलिंग बड़ी अच्छी की, हमेशा उसको अपना लोकल मसला रखा और दुनिया से कहा कि स्टे आउट फ्रॉम इट, ये तो हमारा मसला है, और फिर उसको रिजॉल्व किया। अब ये मैं नहीं समझ सकता, हरचरण साहब इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकेंगे हमें कि वो उनके जो रेजोल्यूशंस थे वो बड़े बेहतरीन थे या नहीं थे, लेकिन इस मूवमेंट में जो एक फ़र्क जो मुझे दिख रहा है, और आप तीनों हजरात इसके ऊपर तबसरा ज़रूर फरमाइएगा किसी टाइम, कि देखिए उसको एक इंटरनेशनल इशू बनाया जा रहा है कि वो जो है वो तो हरियाणा जो है वो आईएसआई से मिली हुई हैं, उनसे उन्होंने पैसे लिए हैं और इस तरह की चीज़ें। देखिए फराज, दुनिया जो है ना ये चीज़ पसंद नहीं करती जब कोई कंट्रीज इस लेवल पर आ जाएं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के बजाय, उसे एक्सेप्ट करने के बजाय ये कहें कि दुनिया जो है वो इसको किसी तरह हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तो फिर जो है चीज़ें इतनी कंट्रोल नहीं होती। आज तक तो मैंने देखा कि जो भी छोटे मोटे वहाँ पर मूवमेंट्स उठी, या आप देख लीजिए कि जैसे आप पार्टी का एक रेवोल्यूशन सा उठा था, सब कुछ बड़ा लोकलाइज था, ये कंट्री के अंदर रहा। ये लोकलाइज से मतलब ये सूबे के अंदर नहीं, पर कंट्री के अंदर रहा, और उसे गवर्नमेंट ने डील भी किया, सही किया गलत किया ये, लेकिन बाहर नहीं निकलने दिया। इस दफ़ा चीज़ें बाहर निकल रही हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और जब चीज़ें बाहर निकलना शुरू होती हैं, तब फिर अगर इन्वॉल्वमेंट ना भी हो बाहर से तो वो शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक जुमला और मुझे इजाज़त दीजिए कहने की, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, ये हम सबको अपने जहनों में रखना चाहिए, जिससे सारी दुनिया के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। सही या गलत ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पे एक ग्रोइंग मिडिल क्लास है, वहाँ के ऊपर और भी बहुत से वहाँ का जो कल्चर और ये सब जो रिच कल्चर, और जिसकी बड़ी दुनिया भर में प्रोपेगेंडा भी होता है और हर तरह से और सही भी होता है, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, जो कि अट्रैक्टिव हैं दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए। तो टू शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि ये बढ़े, किस हद तक बढ़ेगी मुझे ये नहीं लग रहा कि इसका जो है कोई स्पिल ओवर शुरू हो जाएगा सारी दुनिया में और पूरा इंडिया सीज हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा ऐसा ये वहां नहीं जाएगा। लेकिन चीजें बदलेंगी कि सैनिटी विल प्रिवेल, और आप देखेंगे कि फिर कुछ नए चेहरे आएंगे जो कि इस चीज को सेटल करने की कोशिश करेंगे।
डॉक्टर उवैस सलीम, सेम क्वेश्चन टू यू सर, आपको लग रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी या ये अंडर कंट्रोल रहेगी? शुक्रिया फराज। देखिए, मौजूदा जो प्रोटेस्ट है इसका ताल्लुक खदशात से है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे है। हम सब ये बात जानते हैं कि चाहे वो उनका टेन्योर हो गुजरात के सीएम के तौर पर या जब वो कैंपेन ट्रेल पर थे और इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक तरह से कॉर्पोरेट इंडिया का जो ड्रीम है और एक इकोनॉमिक रिवाइवल और अब जैसे उन्होंने 2024 तक जो इंडियन इकोनॉमी को डबल करने का एक इंडिया दिया हुआ है अपने लोगों को, वो राइड कर रहे हैं उस कॉर्पोरेटाइजेशन के ड्रीम पर। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा कि उनके 6 साल के अंदर जो इंडिया के अंदर क्या उसके असरात लोगों तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। एक स्टेट प्रोपेगेंडा होता है और एक ग्राउंड रियलिटी होती है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडियन इकोनॉमी श्रिंक करती रही है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडियन इकोनॉमी में अगर हम अपने शोबे की मिसाल लें, जर्नलिज्म के अंदर जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स का जो से है वो बढ़ता रहा है, ओनरशिप स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो के खिलाफ बात करने वालों की जगह तंग होती रही है और एक खास तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती रही है। अब इस वक्त जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जैसे हरचरण साहब ने बिल्कुल सही बताया कि आपको प्रोमिनेंट वो लोग नजर आ रहे हैं जो जहां पर एग्रीकल्चर एक डोमिनेटेड ऑक्यूपेशन है, जहां पर जो शायद दिल्ली से करीब है, लेकिन ये पूरे इंडिया का इशू है। इंडिया में 60% के करीब लोग ऐसे हैं जो इस ऑक्यूपेशन से बराह रास्त और या बिलवास्ता मुंसलिक है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट्स की नजर से देखें तो जो कॉर्पोरेट इंडिया है उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी का हिस्सा सिर्फ 15% है। सो मुझे लगता है कि लोगों की एस्पिरेशंस में और जहां बैठकर ये पॉलिसीज बनाई जा रही हैं एक डिस्कनेक्ट है। उनको ये लगता है कि ये तो सिर्फ 15% है और इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उससे वाबस्ता हैं ग्राउंड पर, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिकॉर्ड देख रहे हैं, जो इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस का और कॉन्ग्लोमरेट्स का रिकॉर्ड देख रहे हैं, उनके फियर्स अपनी जगह जायज हैं और इस डिस्कनेक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका किसी भी दुनिया में यह होता है कि आप लोगों के साथ बैठें, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर उनसे बात करें। अगर आप अपने लोगों पर एक और उनके जो खदशात हैं वो जायज हो या नाजायज हो, अगर आप उसको लाठी और गोली से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसके रेपरकशंस और तरह के होते हैं जो हम देख रहे हैं। क्योंकि इस प्रोटेस्ट में जो एक सबसे अहम बात है वो ये है कि ये किसी सियासी जमात ने लीड नहीं किया, ये एक तरह से इंडिजिनस मूवमेंट है। और जब एक ऐसे दौर में जब हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, लोगों का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर पहले से ही एक हिट पड़ी है और उनका जो रिलायंस है जो अर्बन इकोनॉमी पर जो इस पेंडेमिक की वजह से एक टर्मोइल का फेज आया है, लोगों का रूरल इकोनॉमी पर इन्हिसार बढ़ गया है। तो उसी दौरान में जब आप उनसे ये कहते हैं कि नहीं ये फैसला आप नहीं करेंगे, हम इसको डीरेगुलेट कर देंगे और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस इस में आ जाएंगी इस सेक्टर में और वो आपके लिए फैसला करेंगी, तो जो आदमी एक छोटा जमींदार है, जो एक छोटा किसान है, वो एक एप्रीहेंशन से देखता है इस फैसले को। वो ये देखता है कि जब मुझसे बड़ा मेरे साथ मैदान में खड़ा होगा तो मैं उससे कम्पीट कैसे करूंगा। सो ये तमाम खदशात बहुत जायज हैं और किसी भी मुल्क के अंदर जो उसका हल है वो कन्फ्रंटेशन से नहीं निकल सकता। मिसबा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भारत की सरकार अगर ये कोशिश करती रहेगी तो ये ना सिर्फ इंटेंसिफाई होगा बल्कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी होगा।
ठीक है जी, बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हो गई। हरचरण साहब, आपने पाकिस्तान से जो हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथी, उनका आपने मौक़िफ़ सुना। सर क्या 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 राय देंगे? पहले तो फार्मर्स वाली बात खत्म कर लेते हैं जी। जी, तो वो ये है कि हमारे यहाँ फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म की हैं, अलग अलग आइडियोलॉजिकल उनकी परसुएशंस हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं और दूसरे भी हैं। तो इनके साथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, उनके साथ इनकी कोई 11 मीटिंग तो शायद हो चुकी हैं, 11 शायद 12 हो चुकी हैं अब। तो प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन चलता रहा है और ये शायद पहली बात है, पहली बारी ऐसा हुआ है इंडिया में जब से मोदी जी आए हैं कि गवर्नमेंट को स्टेप बैक करना पड़ा है। शुरू में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे वो बात यहाँ तक आ गई कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम सारा कुछ वो जो आप कहें उसको अमेंड करने को तैयार हैं, आप रद्द करने को मत बोलो। यानी कि वो ईगो वाली बात आ गई कि हम रिजेक्ट नहीं करेंगे लेकिन इसको चेंज कर देते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि 70-80% ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स गवर्नमेंट को बाउ डाउन करना पड़ रहा है और वो ओपनली कह रहे हैं कि हम मानने को तैयार हैं, ये मानने को तैयार हैं, ये मानने को तैयार हैं, मतलब 4-5 बातें जो मेन हैं। लेकिन वो रिजेक्शन की बात जो है वो जो फार्मर्स हैं, वो जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वो चाहती है कि टोटली रिवोक कर दो इन एक्ट्स को जो आपने बनाए हैं। तो वहां आकर इनका जो फंसा हुआ है, एक तो ये बात। मामला फंसा हुआ, दूसरा जो हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोसेस जो है वो अच्छा चल रहा है इन द सेंस कि टॉक्स तो चल रही है ना, कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। एक दिन हुई थी जिस दिन वो 26 जनवरी को आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हुई, लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो है वो जैसे होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी टॉलरेट करना चाहिए और लोगों को भी पीसफुली रह के करना चाहिए, वो ऐसा ही हो रहा है। वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन रेजोल्यूशन नहीं हुआ अभी। वो रेजोल्यूशन जो है वो बात की फंसी हुई है अभी। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन की, यस, मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेटली एक तरह से जैसे आपने भी कहा कि एक तरह से ग्लोबल फिनोमेनन है। पहले ट्रंप साहब का आपने देखा था उधर, और दूसरे इलाकों में भी हम देखते हैं। ये पता नहीं मुल्क दुनिया में ऐसी हवा कैसी चली है ये, जिसको हम कहते हैं कि इधर भी अकल के दुश्मन और उधर भी दीवाने, वो ऐसी बात हो चुकी है। तो वो हुआ है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जब भी आप इंडिया के न्यूज़पेपर देखेंगे, जहाँ कुछ एक चैनल्स को छोड़कर, जिनको आप ज्यादा देखते हैं उनको थोड़ा कम देखा करें, तो उनको को छोड़ के अर्नाब बाकी अग्रवाल जो को है आपने देखना बंद कर दिया है। अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस टू यू। अच्छा, तो जो बाकी है वो यहाँ बात यही हो रही है कि मिल बैठकर हल निकालना चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा कि इसको जो अब मूवमेंट है इस वक्त, उसका जो ये मरहला है, इसमें जो उसको अगुवाई कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो नॉन पंजाबी कर रहे हैं। जो उनके जो न्यू फेस ऑफ द प्रोटेस्ट इज नॉन पंजाबी, and he is a non-Punjabi. He is from the majority community, but he has a past of leading agitations. His father was also a farmer leader, very great leader in fact. तो एक तरह से वो रेडिकलाइजेशन से दूर हटी है बात। ये जो इंडिया पाकिस्तान की बात है, ये मैं समझता हूँ कि मुझे फराज साहब कई बार ऐसे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में जो झगड़ा है ना, लड़ाई है, जो कुछ भी है, ये सरकारों का ज्यादा है। आप लोगों से बात करेंगे, आप किसी से भी करेंगे, मैं बाहर भी जाता हूं तो मिलता हूं पाकिस्तानी दोस्तों से भी, वो भी मुझे मिलते हैं, पुराने दोस्त। तो लोगों की बात कुछ और है, सरकारों की बात कुछ और है। सरकारों का ऐसे हो गया कि 47 से जो चला आ रहा है, कश्मीर का ले रहे हैं हम, तो मेरा जब मैं अपना आपको टेक बताता हूँ कि मैं उसके ऊपर तो सीधा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बिकॉज एक आपका मौकिफ है, एक इधर हमारा मौकिफ है। लेकिन इतनी बात तो जरूर है, जो जिस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए वो ये है कि दोनों तरफ, आपकी तरफ भी मैं देखता हूं कि चंद लोगों को छोड़कर, और इधर भी ऐसे ही, चंद लोगों को छोड़कर जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है लोगों की दोनों तरफ, वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये जो आपस में नफरत वाला माहौल है, हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम एक दूसरे को भी जो आदमी कहता है कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो हम उसको पसंद नहीं करते। आम लोग भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जब करना है तो जाओ फिर लड़ो,
जाके आप खुद पाकिस्तान से लड़ लो, कि या पाकिस्तान वाले लोगों को जो ऐसे होते हैं उनको भी हम कह देते हैं कि यार आपने लड़ना तो लड़ लो, बाकी आम बेचारों को क्यों दुखी कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब डोमिनेंट सेंटिमेंट जो दोनों तरफ है, मेरे ख्याल इसको तो सभी मानते ही हैं, वो तो दोस्ताना है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनी हुई है, इसका मुझे लगता है दोनों ही तरफ फंसी हुई है। ना तो आपकी सरकार जितनी मर्जी अच्छी हो, ना तो वो स्टेप बैक करना अफोर्ड कर सकती है, वो करेगी तो आपके उसको अपोजिशन नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल यही हालत इधर भी है कि अगर कोई चाहे भी तो उसको वो रिस्क कौन लेगा, ना कोई आपकी तरफ। और मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी सब कॉन्टिनेंट ने मिस की है, जो मुशर्रफ साहब के टाइम पर हुआ था, जो प्रपोजल वो लेके आए थे, और वो इधर से भी मुझे लगता था कि उस वक्त दोनों तरफ से बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, और शायद वो हो जाता उस वक्त। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर उस वक्त हो सकता था तो फिर होगा कभी, अगर आज नहीं भी हो रहा है तो कल को होगा। अब ये नहीं, ये पागलपन सारी उम्र तो नहीं चलेगा ना कि आपके सदियों तक के दुश्मन बने रहेंगे। चल तो गया ना, कुछ लोगों की पूरी उम्र निकल गई ना इसमें, मतलब देखा जाए तो पागलपन तो 70 साल से ज्यादा चल पड़ा है। मैं जरा हिस्ट्री का व्यू लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो हिस्ट्री को हम देखते हैं ना, तो हम जो देखते हैं जो एक्सट्रीमिज्म होती है ना, जो रेडिकलाइजेशन होती है, उसका ये तो ठीक है, जब होती है तब तो बहुत भारी लगती है, लेकिन इवेंचुअली मॉडरेशन इज द ऑर्डर ऑफ नेचर। ये मॉडरेशन से ही दुनिया चलती है। लेकिन वो एक्सट्रीमिज्म पे वोट पड़ते हैं ना, मोदी साहब को वोट पड़ा है ना, मोदी साहब ने जो एग्रेसिव स्टैंड लिया उस पे उनको वोट पड़ा है, वो जीते हैं उस बुनियाद पे। मैं आपको एक थोड़ा सा, मैं आपके चैनल पे और भी देखता रहता हूँ, एक थोड़ा सा मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको करेक्ट करूं, और फैक्ट्स के बेस पे करूं, कि मोदी साहब जो 2014 वाली इलेक्शन जीते थे ना, जो इनका पहला था, तो आप वो निकाल के देखना कभी, मतलब अगर हम आपस में कांटेक्ट में रहे तो मैं भी आपको भेज दूंगा। तो आप देखेंगे तो वो जो इलेक्शन थी इनकी, वो इनका बिल्कुल डिफरेंट प्लान था। इन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, यानी उसका मतलब था कि पीस एंड कम्युनल हार्मनी, सभी हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, सब हैं, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, ये नारा था इनका, ये 2014 में। दूसरा इन्होंने दिया था, कुछ प्रॉमिसेस ऐसे कर दिए कि जी हम फलां सेक्शन को ये देंगे, उसको ये देंगे, यानी उसमें बिल्कुल कम्युनल बात की नहीं 2014 में। लेकिन 2019 के आते आते मुझे लगता है तब इनको थोड़ी इनसिक्योरिटी हुई, क्या हुआ, तो दूसरा पत्ता खेल दिया। लेकिन 2014 वाला बिल्कुल नहीं था। जिस मोदी को हिंदुस्तान ने शुरू में इलेक्ट किया था, वो मोदी जो है वो तो बिल्कुल लिबरल फेस था, और उसको लोगों ने, मैं बताता हूँ उसके, जस्ट ए मिनट, उस वक्त ये भी था कि इनके पास एक बैगेज था जो गुजरात का था, जिसको लोग बिल्कुल अप्रूव नहीं करते थे। 99% ऑफ द पीपल इन इंडिया नेवर अप्रूव ऑफ सच थिंग्स, तो उसको उन्होंने वॉश डाउन करने के लिए, उनका प्रिंसिपल एडवाइजर भी जो था वो मुसलमान था, और जो 2014 की बात कर रहा हूँ, तो उसको ही आगे रखा। और मैं खुद अपने उनको मिलने गया एक बार अहमदाबाद, वहाँ एक बहुत पुरानी मस्जिद है, मेरे ख्याल में वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। तो वहाँ मैं जब मोदी साहब से मिलना था, मैं अपने पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ गया था, तो उनसे उनको मिलने से पहले मैं वो मस्जिद में गया, तो वहाँ लोगों से मैंने बातचीत की, वो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या सोचते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली वो जो वुंड्स थे वो तो थे, लेकिन साथ में ये भी थी कि जो दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि अकेले हिंदू या अकेले मुसलमान, ऐसा नहीं, दोनों तरफ से ये था कि अब डोमिनेंट जो फीलिंग थी वो ये थी कि यार मिलकर रहना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए। उसको इन्होंने मार्केट किया। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था, उसको इन्होंने मार्केट किया कि देखो मेरे गुजरात में हिंदू और मुसलमान पीसफुली रह रहे हैं, इसको पूरे देश को इन्होंने सेल किया। तो कंट्री नॉर्मली इंडिया का, मेरे ख्याल पाकिस्तान का भी ऐसा ही है कि जो भाईचारे की बात करता है तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन 2019 में बात बिल्कुल आपकी सही है, 2019 में बात बदल गई। वो जो हमारा जो अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्रंटेशन हुई, सारा कुछ हुआ, आपको पता ही है, वो तो ठीक है। मैं डॉक्टर वैसलीम आपकी तरफ आता हूँ सर। ये मामला निकल के 2014 में, अच्छा इस पे हो सकता है कई लोगों को इख्तलाफ भी हो, लेकिन अब जो मामला जहां पर आके खड़ा हो गया है, यहाँ पर बेसिकली नो टॉक्स वाली कहानी है, कोई टॉक नहीं है, आपकी डिप्लोमेसी भी जो है ना ऑलमोस्ट जीरो पे चल रही है। क्या मतलब कुछ स्टेप फॉरवर्ड तो होना है ना कुछ तो बातें होनी है। दोनों ने उसी खत्ते में रहना है, अपना जोग्राफिया तो नहीं तब्दील कर सकते। देखिए, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं जहां से हरचरण साहब ने खत्म की है।
पहली बात तो यह है कि हम सबका मीडिया से किसी न किसी तरीके से ताल्लुक है, और शायद हम यहाँ अमेरिका में रहकर इंडिया को उतना ज़्यादा फॉलो ना करते हों, लेकिन हम अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और हम ये जानते हैं कि बहुत दफ़ा जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको मीडिया में नज़र आ रही होती है, दोनों तरफ जो रियलिटी है वो उससे मुख्तलिफ होती है। मेरा ख्याल है कि हमें इस बात को वेट देना चाहिए, वो अगर वो ये कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब खबरें चलती हैं और या दुनिया में खबरें चलती हैं, अब फॉर इंस्टेंस जब पाकिस्तान में मौलवियों का एक प्रोटेस्ट होता है और अमेरिका में खबरें लगती हैं कि पाकिस्तान में तो मिलिटेंट टेक ओवर होने लगा है, तो हम जानते हैं कि सिचुएशन ऐसी नहीं है। इसी तरह अगर एक प्रोटेस्ट हो रहा है और उस प्रोटेस्ट का भी ये देखना पड़ेगा कि इसके आगे सिचुएशन क्या रहती है, लेकिन अगर चीजें रिजॉल्व हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका इंडिया को इंटरनली भी फायदा होगा और एक्सटर्नली भी फायदा होगा। अगर दुनिया की स्पॉटलाइट इस प्रोटेस्ट पर है तो वो दुनिया को सेल कर सकेंगे कि जी देखें, हम आपको अगर कहते थे कि हमारा इंटरनल मसला है तो हमने उसको इंटरनली हल कर लिया है। हिस्टोरिकल टेंशन्स की बात की चरण साहब ने, तो वो एक हिस्टोरिकल टेंशन हम देखते हैं कि पंजाब और दिल्ली के बीच में भी है। वो फॉल्ट लाइंस जो है वो अपनी जगह मौजूद रहती हैं और हमेशा ऐसे किसी ना किसी मौके पर आप को वो फ्लेयर अप होती हुई नजर आती हैं। अब उसको पॉलिटिकली वो किस तरह से मैनेज करते हैं ये हमें देखना होगा। अब आप आ जाए इंडिया और पाकिस्तान की तरफ। देखिए, मैं ये बात करता हूं, पाकिस्तान में बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जब आप सियासत और रिलीजन को मिशमैश करेंगे और रिलीजन को एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या एक डोमिनेंट फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट के तौर पर यूज करने की कोशिश करेंगे, तो उसके रेपरकशंस होते हैं। और वो रेपरकशंस हमने पिछले 40 साल में देखे हैं। हमने उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो हमने फील किया है, हमारे लोगों की जाने गई हैं। हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन है वो उसकी वजह से बड़ी है। और लोग जब इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पर देखते थे और एक डाइवर्स कंट्री के तौर पर देखते थे, तो वो इसी बात की तरफ इशारा करते थे कि उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी के बावजूद पॉलिटिकली चीजों को मैनेज करके रखा है, उस डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया है। जब तक आप उस डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज नहीं करेंगे और एक ग्रुप को डोमिनेट पोजीशन देने की कोशिश करेंगे, और खासतौर पर जब सरकार ये कहेगी कि कौन ज्यादा अच्छा पाकिस्तानी है या ज्यादा बुरा पाकिस्तानी है, या कौन ज्यादा अच्छा हिंदुस्तानी है या ज्यादा बुरा पाकिस्तानी है, और मीडिया को इस्तेमाल करेंगे उस स्टेट नैरेटिव को फ्रेम करने के लिए, तो फिर आप रोक नहीं सकते कि लोग उसको अपने हाथ में नहीं लेंगे और लोग उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे और बेस लाइन पर उसकी वजह से मामलात जो हैं वो खराब नहीं होंगे। अब हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है पाकिस्तान के अंदर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह स्टेट का वो रवैया है, वो दरसी किताबें हैं, वो मीडिया की फ्रेमिंग है जो माइनॉरिटीज के तरफ हमने हिस्टोरिकली रखी है। और दुख की बात यह है कि हम अब जब उससे सबक सीख रहे हैं और थोड़ा सा पीछे हटना चाह रहे हैं, तो भारत उस तरफ जा रहा है और ये वो दलदल है जिसमें आप शायद अपनी मर्जी से घुस तो सकते हैं, लेकिन उससे निकलना अपनी मर्जी से इतना आसान नहीं होता। ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, अब उसमें ये रिलीजन का जो मिक्स आ गया है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से चीजें ज्यादा खराब हो रही हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हरचरण साहब के शायद उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर में एक सिचुएशन बनी थी, और उसकी भी बड़ी वजह ये थी
कि फौजी हुकूमतों के पास उस तरह का पॉलिटिकल बैगेज नहीं होता, उस तरह की पॉलिटिकल कंसिडरेशंस का उनको ख्याल शायद उतना नहीं करना पड़ता जिस तरह सियासी हुकूमतों को करना पड़ता है। अब हम सियासी हुकूमतों के दौर में हमने दोनों तरह की पॉलिसीज जो हैं वो देख ली हैं। एक नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी थी, उस पर पाकिस्तान के अंदर तनकीद शायद जरूर होती है, लेकिन वो मैं समझता हूं कि उस पॉलिसी में भी मेरिट था कि ठीक है, दूसरी तरफ जो कुछ भी हो रहा है, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के हुकूमत में आने के बावजूद आप उनको थोड़ा सा मार्जिन दें, आप देखें कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। और दूसरा मॉडल वो है जो अब इमरान खान साहब इख्तियार कर रहे हैं कि हम एग्रेशन का मुकाबला एग्रेशन से देंगे। अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह की आएगी जिसमें जो है वो कोई बू आएगी दुश्मनी की, तो हम उसका जवाब उससे बढ़कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सो वो अब एक तरह से स्टैंड ऑफ दोनों तरफ है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जो स्टेलमेट है वो बहुत जल्दी निकलने वाला है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं इस बात से कि ये मसला जो है ये ज्यादा सियासी है, और जब आप उसको उस तरह से फ्रेम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट और नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव मेरा मौजू है, मेरा पीएचडी का डिसर्टेशन इस पर था, मैं इस पर रिसर्च करता हूं और मैं जानता हूं कि किस तरह से जो है लोगों का नैरेटिव बनाया जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि देखें जी हमारे लोग तो ये चाहते नहीं है, तो अब हम क्या करें। हकीकत बिल्कुल यही है, और मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से कि बेस लाइन पर जो शरपसंद है वो शायद थोड़े से हों, आपको नजर ज्यादा आते हों, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी उन लोगों की है जो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। मैं बहुत ज्यादा इंडिया गया हूं, मैं पाकिस्तान में इंडियंस को मैंने बहुत ज्यादा होस्ट किया है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, और मेरा व्यू उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो शायद उस वक्त था जब मैंने ट्रैवल नहीं किया था। अब भी जब मैं उन लोगों से मिलता हूं जो पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ अगर कोई गलत बात करते हैं या इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ गलत बात करते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि क्या आप वहां गए हैं? और दोनों तरफ 10 में से 9 लोग वो होते हैं जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया और कभी इंटरेक्ट नहीं किया, और वो स्टीरियोटिपिकल व्यूज रखते हैं। वो लोग जिन्होंने ट्रैवल किया है, जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, वो एक दूसरे के मुल्क के बहुत अच्छे एम्बेसडर बनकर वापस आते हैं। सो ये वो रियलिटी है जो एक तरह से स्प्रिंग बोर्ड बनेगी हमारे आइंदा के ताल्लुकात के बेहतर होने का। शायद फौरी इसमें कोई हमें ओपनिंग नजर नहीं, फिर तो ये होना ही होना है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने आखिरी बात की, तो इसमें तो फिर जो बात इंडिया की तरफ से की जाती थी वाजपेयी साहब की तरफ से कि भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ना उसको बढ़ाया जाए, उसमें लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा से ज्यादा हो, कश्मीर के मसले को हम रखें, शेल्फ पे रखें, उसको हम हल करेंगे, लेकिन जो है लोगों की इंटरेक्शन बढ़े। तो वो तो आप तो वही वाली बात कर रहे हैं कि इंटरेक्शन बढ़नी चाहिए, लेकिन इंटरेक्शन ही तो नहीं बढ़ रही यहाँ। मतलब मसला तो ये होता है कि इंटरेक्शन ही नहीं बढ़ानी, पहले ये मसला हल होगा तो उसके बाद फिर इंटरेक्शन बढ़ेगी। देखिए अभी जो हमारा एक तरह से स्केल बैक हुआ था पीपल टू पीपल कांटेक्ट से, वो 26/11 के बाद हुआ था, वरना उससे पहले जो लोगों की सतह पर सिचुएशन काफी हद तक नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई थी, और 26/11 में दोनों तरफ जो भी इल्जामात का तबादला हुआ, जाहिर है इंडिया के लिए कि ये बहुत बड़ा इशू था। उस वक्त की ऑपोजिशन ने उस इशू को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट भी किया, और जो आपकी सियासी हकीकतें हैं अपने मुल्क के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या अब जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं, उन हकीकतों से नजर चुराना आपके लिए मुमकिन नहीं होता। सो वो जो उसके रिवर्बरेशंस हैं एक तरह से 26/11 के बाद से, वो अब तक चले आ रहे हैं, और उसी को इस्तेमाल करते हुए एक अपनी कैंपेन में एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हुकूमत भी हासिल की, उसमें दूसरे डायनामिक्स भी थे। और जब आप एक खास तरह का नैरेटिव इस्तेमाल करके हुकूमत में आ जाते हैं, तो आपके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि आप उस नैरेटिव से पीछे हट सकें। ये हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी के केस में भी देखा, ये हमने इमरान खान के केस में भी देखा, ये हमने डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी देखा। एक पॉपुलिज्म की वेव है पूरी दुनिया में, और ये शायद इस वक्त की रियलिटी है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि ये रियलिटी कब तक रहती है। आप हुकूमतों के मामला तो छोड़ ही दें,
आप जब आपस में अपने दोस्तों से या अपने मिलने जुलने वालों से कोई चीज निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं और आप अगर कोई प्री कंडीशन लगा देंगे कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम किसी और चीज पर बात नहीं करेंगे, तो मामलात उससे आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ते। सही सही। डॉक्टर मिसबाह, इस पे मेरी आपकी जो कई दफा इस पे तबादला ख्याल हो चुका है, ये बात वहीं पर आ जाती है कि जब इतनी, यानी कि दोनों ममालिक की जो पॉपुलेशन में जो मेजोरिटी है वो जब मिलती है और वो अमन चाहते हैं, लेकिन बहरहाल एक मामला अपनी जगह पे फंसा हुआ है और वो मामला हम शेल्फ पे नहीं रख सकते। ये पाकिस्तान में एक बड़ा पॉपुलर बयानिया कि नहीं कश्मीर पे बात होनी है, इससे वरना जो है इधर से सकाफती लोग और मीरासी इधर से उधर आ रहे हैं जा रहे हैं, गाने बजाने वाले, ये इससे मामला नहीं हल हो रहा। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हमने करके देख ली, नताइज नहीं निकल के दे रहे। मोदी साहब ने वहां पर 370 जो है वो उसका मामला शुरू कर दिया है, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीरियों पे जुल्म ज्यादती हो रही है, हमारे भाई मर रहे हैं, हमारी बहनें जो है उनके साथ ज्यादती है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक बहरहाल जज्बात तो भड़कते हैं पाकिस्तान में। तो उस सिचुएशन में इमरान खान साहब भी इस काबिल नहीं है कि वो जाके फिर बात कर सकें। देखिए फराज, ये मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ दोस्तों से जो कुछ भी उन्होंने कहा, मगर देखिए मसला तो यही होता है ना कि जब हुकूमतें जब एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दें तो क्या होता है उसके बाद कि एक तरह से लोगों की चीज़ें बदलना, सोच बदलना शुरू हो जाती है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरे दोस्त यहाँ पर हैं वो लोग बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं जब भी इंडिया की बात करें, जो कि बड़ी ओपनली बात किया करते थे पहले, अब वो बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान बॉर्न कोई क्वेश्चन करे इंडिया की किसी चीज पर, वो फौरन अटैक करेंगे कि मुंबई में क्या हुआ, वो फौरन बताएंगे कि बिल क्लिंटन की विजिट पर क्या हुआ, और हालांकि उसके पीछे बड़ी स्टोरीज हैं। तो देखिए लोगों की सिचुएशन चेंज होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त राज सिद्दीकी साहब ने फरमाया इंडिया इज डूइंग द सेम मिस्टेक व्हिच पाकिस्तान वाज डूइंग, और मैं पूरी तरह एग्री करता हूं उनसे, और मेरी ये काफी अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से इस चीज पर बात भी हुई। लेकिन उनका पॉइंट ये है, वो ये कहते हैं कि देखो इंडिया और पाकिस्तान में बड़ा डिफरेंस है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, वहां भी ये सब चीजें आती हैं और चली जाती हैं, और फिर उसके बाद फिर वहां पे कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई जैसे पाकिस्तान में एक पूरी वेव आई उसकी और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की। लेकिन अगर आप हकीकत देखिए फराज, वहां क्या हो रहा है, तंदव एक अमेज़न का शो, उसके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी उठी। एक और शो जिसमें एक हिंदू लड़की किस कर रही है मुसलमान लड़के को, उस पर कितनी कंट्रोवर्सी उठी। यानी अगर अदर वे अराउंड हो तो इट्स ओके। उसके बाद मिर्जापुर एक और शो है अमेज़न का, उस पर कितनी कंट्रोवर्सी उठी। तो अब आप देखिए कि ये बताता है कि जो डॉक्टर साहब ने फरमाया या हरचरण साहब ने फरमाया कि जो एक छोटी सी जो वोकल जो एक वो होती है कम्युनिटी होती है जो कि रन करती है चीज़ों को, वो कंट्रोल भी करती है चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस पूरे सिस्टम में दुनिया भर में। मतलब ये इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, ये बात पाकिस्तान, हमने देखा, आप तो बहुत छोटे थे, लेकिन ये था कि हमने देखा कि कैसे मूवमेंट उठी पाकिस्तान में जनरल जिया की, और कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए एकदम से विद इन 10-12 साल में। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में इतना रेडिकल चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज स्लोली आता है और स्लोली लोग जो हैं उसे इंस्टिल करते हैं और उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। कहें कुछ ना, चाहे वो ये भी कहें कि भाई हम चाहते हैं कि दोस्ती रहे, ये रहे, वो रहे, और आई एम श्योर कि वो दिल से यही चाहते होंगे। लेकिन क्या होता है कि जहां कुछ ऐसा इशू आता है वहां के ऊपर दे स्टेप बैक। तो देखिए ये चीज एक खतरनाक चीज है। अच्छा, अब आइए कश्मीर का इशू। देखिए फराज, मेरी और आपकी, जैसा आपने खुद फरमाया, हम दोनों की बड़ी बात होती है इस पे। देखिए जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं ना कंट्रीज के बीच में, उसका सोल्यूशन कभी कभी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी तो ठीक है, ये जरूरत नहीं पड़ती उसकी कि यार वो होता रहेगा बाद में देखा जाएगा और इस तरह से। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, आप उनको पहले किसी तरह से रिजॉल्व करें।
जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे आपके लिए मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप बढ़ नहीं सकते, आप कर भी सकते हैं, लेकिन वो एक मुश्किल होगा। एक समझिए कि बोन आपके गले में फंसी हुई है। आप देख लीजिए यूरोप में क्या हुआ, उनका जो स्टील और कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी जो कि यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान थी, मतलब वो एक इशू था ना उनके साथ, जिसके बाद उन्होंने कोल एंड स्टील की कम्युनिटी क्रिएट की, टॉक की, उसके बाद वही कम्युनिटी टर्न हुई यूरोपियन कम्युनिटी में, फिर वो बनी यूरोपियन यूनियन। तो देखिए इस तरह से चीजें रिजॉल्व होती। तो देखिए कश्मीर को हम, ये जो मुशर्रफ साहब से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मुशर्रफ साहब, ठीक है उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, वो चाहते भी होंगे ठीक करना चीजों को, लेकिन देखिए कि एक तरफ तो जब नवाज शरीफ साहब वाजपेयी साहब के साथ बात कर रहे थे तो उसको उन्हीं मुशर्रफ साहब ने सबोटाज किया। हालांकि वो एक फर्स्ट स्टेप था जिसमें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने आकर वहां पब्लिक से बात की, और एक तरह से देखिए टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ रिजॉल्व हो जाता, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसके बाद के जो उनके स्टेटमेंट्स कोट किए जाते हैं उनका क्या मतलब था ये सब, लेकिन देखिए उसके कुछ ही महीने के बाद जब मुशर्रफ साहब पावर में आए तो वही मुशर्रफ साहब जिन्होंने पहले सबोटाज किया था वो दौड़ के गए और वाजपेयी साहब से हाथ भी मिला रहे हैं, आगरा में भी चले गए और सब कुछ होना शुरू। कहाँ तो वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ बहुत तेज जा रहा है और कहाँ खुद वो वही करने लगे। तो देखिए इस तरह से काम नहीं चलेगा कि जब ये हम लोग जो हैं दोनों साइड से कि क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे या दूसरे के क्रेडिट को खराब करने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं इसको बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि कश्मीर के इशू का कुछ सॉल्यूशन जरूरी है जो कि कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल हो। अगर कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल नहीं है कोई सॉल्यूशन और या कश्मीरियों को पता नहीं है उस सॉल्यूशन की कोई लॉन्ग टर्म लाइफ नहीं है, वो सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में। सही। अच्छा, बात ये हरचरण साहब ये की जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तो एग्रेशन के मोड में कई अरसे से नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं। वो लास्ट वो भी एक इल्जाम लगता है, वो भी कोई पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से कोई एक्शन नहीं था जो मुंबई में हुआ, वो तो एक रोग एलिमेंट, बहरहाल वो एक अलग कहानी है, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन जो इस वक्त जो एग्रेसिव जो स्टैंड जो नजर आ रहा होता है वो तो मोदी साहब की तरफ से और बड़ा खुल के एग्रेसिव स्टैंड होता है। अब तो बातचीत का भी सिलसिला हो सकता है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही हो। क्या मोदी साहब को किन अगर आपको मोदी साहब से मशवरा मांगे तो सर आप उनको क्या मशवरा देंगे पाकिस्तान से मामला हल करने के लिए? देखिए मैं तो मोदी साहब से भी और हम आपस में भी और कोई भी मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो एक कश्मीर एक इश्यू है जिसके बारे में हम सभी को समझना पड़ेगा थोड़ा। वो ये है कि आपके लिए भी बहुत मुश्किल है कि आप उसको छोड़ दें, इधर वालों के लिए भी बहुत मुश्किल है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा कर दें। सो इसलिए पहले तो आप समझ लें कि ये जो प्रॉब्लम है ही इसलिए कि इसका कोई आसान सा हल है नहीं, होता तो अब तक हो ही जाता। तो एक तो आप ये मान के चलें कि सबसे पहली बात कि वी आर कन्फ्रंटेड विद ए प्रॉब्लम व्हिच इज बियॉन्ड अस। ना तो मोदी साहब चाहें तो करना चाहें नहीं कर पाएंगे, तो यही कांग्रेस जो मॉडरेशन चाहती है ये सबसे ज्यादा शोर मचाएगी, ये तो बेच दिया, ये तो पाकिस्तान के हाथ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और उधर आपकी तरफ भी ऐसा ही है, अगर इमरान साहब चाहें भी कि चलो जिसको फ्रीज कर देते हैं 50 ईयर्स के लिए जैसे मुशर्रफ साहब कहते थे, तो मुझे लगता है जो लोग आज इमरान साहब को कह रहे हैं कि आप क्यों जंग की बात क्यों करते हैं, वो कल को बोलेंगे पीस की बात क्यों कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब पहली बात तो ये हम समझ लें, आप भी और हम भी, कि ये हम दोनों के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए, और ना इधर वाले अफोर्ड कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ आपके लोगों को भी थोड़ी ये बात समझनी चाहिए कि इसको इतनी जल्दी हल होगा नहीं, और हो सकता होता तो हो जाता। अब एक तो बात ये है, दूसरा ये है कि एक आइडियलिज्म है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो मैं उसके पीछे नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के पीछे जाता हूँ कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान डोंट लर्न टू लिव लाइक कनाडा एंड यूएस, तो मैं पंजाब में बैठा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त ये हो रहा है कि हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, और यहाँ ट्रेड नहीं हो रहा, यहाँ प्रॉस्पेरिटी के पूरा कुछ ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो सबसे ज्यादा प्राइस इधर वाला पंजाब पे कर रहा है, आपको भी आपके बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन इधर हम बहुत बड़ी कीमत पे कर रहे हैं इस बात की कि हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है।
सो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर इसको थोड़ा सा पहले तो ये डायलॉग सभी के अंदर सिंक करे, इधर भी और आपकी तरफ भी, कि भैया ये इतना आसानी वाला काम नहीं है कि जो हम कहेंगे वो हो जाएगा या जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। तो इसको पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि वी आर बोथ बिकम ए प्रिजनर ट्रैप्ड इन इन अ नैरेटिव क्रिएटेड बाय हिस्ट्री। तो इसको मान ले पहले, फिर किसी बात पर आके बैठेंगे, अच्छा पहले ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, इसको एक्नॉलेज कर लें कि हमने ये भी करना है। लेकिन उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि साजगार माहौल थोड़ा तैयार हो जाए। अब ऐसे माहौल में तो कौन करेगा? अगर मैं कहता हूँ आपकी तरफ खुद अल्लाह मियाँ भी आ जाएं और करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके लोग नहीं करने देंगे। और सेम इधर बिल्कुल वही बात इधर। तो इसलिए एक तो ये है, किसी भी रूलर को ब्लेम करने की बजाय हम एक ये पहले मान ले कि एक जैसे कैंसर होता है उसका कुछ इलाज नहीं होता है, तो एक ऐसी समस्या दोनों के बीच में आ गई है और दोनों को रुइन कर रही है, दोनों हमें भी रुइन कर रही है, आपको भी कर रही है। तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर उसके बारे में ठंडे दिमाग से रूलर्स को सोचने का वक्त भी देंगे और उसको माहौल भी खड़ा, कुछ और बातें करेंगे, कुछ आप अपनी इकोनॉमी की बात करें, हम अपनी की करें। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इसको भूल जाओ या हम उसको भूल जाएं या ऐसे हो, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे है ऐसे तो देखो, हम गली के दो लड़कों की ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो नहीं सॉल्व कर पाते, ये तो बड़ा इतना बड़ा समस्या है ये तो एक तो ये है। दूसरा मैं समझता हूँ, मेरे मन में यह है, हो सकता है गलत हो, मेरे मन में यह है कि जो गुडविल दोनों तरफ है और बहुत ज्यादा है, और उसको थोड़ा सा और बिल्ड करके आगे बढ़ाया जाए तो फिर इसमें से ऐसा माहौल निकलेगा जिसमें से कोई ना कोई अच्छा, जैसे मुशर्रफ साहब के टाइम अगर हो जाता तो हो ही जाता। लेकिन हर्षन साहब के मोदी साहब, एक तो मैं बात की दूसरी कर दूं, अल्लाह मियां अगर आ जाएंगे तो हम तो मान जाएंगे कम से कम, आप लोग माने नहीं माने, अल्लाह मियां हमें कहेंगे हम मान जाएंगे। नहीं, अल्लाह मियां को तो कौन नहीं मानेगा, वो तो मेरा कहने के लिए कह दिया मैंने, वो तो अल्लाह मियां को तो हम ना भी मानेंगे तो मना ही लेंगे, वो तो हमारे मानने की बात ही नहीं है ना फिर। तो वो तो बात नहीं, मेरे में कहने का मतलब था कि मुश्किल बहुत है ये बात जो है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब ने इस वक्त जो माहौल बना के रखा हुआ है, मैं बड़े लोगों का यहाँ समझना ये कि मोदी साहब खुद अब उस माहौल के, उस जो नैरेटिव है, जो इंतहा पसंदी का नैरेटिव है, वो खुद अब उसके जो है कैदी बन गए हैं। अब वो अगर चाहे भी पाकिस्तान से आगे यानी कि बात करना उनके लिए अब इतना आसान नहीं है, खुद उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया है, तो वो उसको कूल डाउन करने की जरूरत है। कम से कम नजर आए, कम से कम कोई इस तरह की स्टेटमेंट हो, नजर आए कि हाँ जी मामला कूल डाउन है, फिर उसके बाद जो है राह हमवार होती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल इसमें एक शब्द भी आपका मैं इधर उधर नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात की आपने। इसके लिए मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ कि मेरा मोदी साहब के बारे में पर्सनल व्यू क्या है। वो ये है कि सारी बातें सब ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन ही इज द ओनली मैन हु कैन सरप्राइज अस, यू नो। ये एक आदमी है जो कुछ भी कर सकता है कि ये चलो मैं आज उठाया जहाज और लाहौर उतर गया और बात करके, एंड ही इज द ओनली पर्सन हु कैन अफोर्ड इट। इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये पाकिस्तान के साथ पीस करके यहाँ आ जाए तो इसका फिर भी जय जय होगी यहाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, यू नो। क्योंकि लोग इसलिए नहीं है कि हमारा झगड़ा इसलिए नहीं है कि लोग चाहते हैं, हमारा झगड़ा एक नैरेटिव में फंस चुके हैं हम, तो उसमें से रास्ता तो ना आपके पास है ना हमारे पास है, तो उसको जस्टिफाई हम करते रहते हैं, हम अपनी तरह जगह करते रहते हैं, आप अपनी जगह करते रहते हैं। समस्या जो है, वो जो प्रॉब्लम जो है, जो उसका असल में तो जो ना तो मोदी साहब ने क्रिएट की है, तो इनको भी तो बैगेज में मिली है ना, तो ना। लेकिन इसको मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो जितने ये इनकी दूसरी साइड होती है, इनमें एक साइड होती है ये। देखो ये चले भी गए थे एक बार तो अपने नवाज शरीफ के, मियां नवाज शरीफ की नवासी की शादी में उनके, हाँ चले गए थे। तो मैं समझता था कि बड़ी कमाल की बात है कि एक आदमी जिनका गुजरात का बैकग्राउंड है, एंड ही जस्ट टेक्स ए प्लेन एंड गोज टू पाकिस्तान। कोई और प्राइम मिनिस्टर यहाँ से गया होता तो शायद इधर बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन इनकी बिल्कुल नहीं हुई। इनकी तो बिल्कुल लोगों ने कहा क्या बात है, क्या दिलेरी वाली बात की है, अच्छा किया, बहुत की, अच्छा किया। आपने देखा होगा अखबारों में। हाँ जी, वो हमने देखा था। डॉक्टर अवस्थी आपकी तरफ आता हूँ, ये तो उन्होंने आखिर में जो बात की है हरचरण साहब ने, कि मोदी साहब के पास बहरहाल ये प्रिविलेज तो उनको हासिल है कि अगर वो, क्योंकि एक राइट विंग के हैं वो, कि अगर वो चाहें, और हमेशा यही होता है कि जिस तरह के राइट विंग के जो लोग होते हैं, अगर वो चाहें मूव फॉरवर्ड करें। और वाजपेयी साहब के बारे में भी ये कहा जाता है कि क्योंकि वो बीजेपी के थे तो उनके लिए चीजें निस्बतन कांग्रेस से ज्यादा आसान थी पाकिस्तान से बात करना। तो मोदी साहब पता नहीं वो कब प्लेन लेंगे, कब आएंगे, लेकिन इस वक्त उन्होंने जो माहौल बना के रखा हुआ है उसमें तो नहीं नजर आता। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तानियों का दिल बड़ा है कि पाकिस्तानी वेलकम करेंगे।
नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं और इसको बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा ही जानना बिल्कुल, दैट्स द रियलिटी हियर, कि जितना हमारे लोगों मतलब जो हमारे तरफ जो दीवाने लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी की नहीं, जितना वो पेंट करते हैं कि जी पाकिस्तान में तो ये हो गया, जी पाकिस्तान में तो रेप हो गया, जी पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज का खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ना तो पाकिस्तान ऐसा है और ना हिंदुस्तान ऐसा है जैसा कि मैं कई बार आपके कुछ लोगों के मुंह से सुनता हूँ। हम यहाँ सभी रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, कभी कभी इंसिडेंट होते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कभी मान लो कि एक साल में 1 2 3 इंसिडेंट हो गए, बहुत बुरे हुए, लेकिन उसका जो अगर आप सोसाइटी को देखते हो तो सोसाइटी तो बड़े आराम से रह रही है। हमारे मतलब हमारे बहुत एरियाज हैं, मेरी अपनी जमीन जो मेरे रिश्तेदारों की दिल्ली के पास, वो पूरी मुस्लिम एरिया में है, वही लुक आफ्टर करते हैं, उन्हीं से जाके पैसे लेके आते हैं और टाइम पर खुद दे के जाते हैं, कभी कभी हम जाके ले आते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, ना कभी कोई ऐसी उनके साथ हमारी कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है, ना यहाँ कोई हिंदू सिक्स में आती है। कभी कभी मैं आपके देखता हूँ पंजाब में तो बड़ा खालिस्तान का पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो मतलब इतना ही है जितना समझ लो कि आपका वो जो क्या उनका नाम है जी, वो हफीज साहब, जितना आपका उनका है उतना इधर भी होंगे, लेकिन इधर थोड़े इसलिए काम है कि यहाँ इतना आसान नहीं है ये काम, कोई करेगा भी तो लोग करने नहीं देते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पागल लोग हैं, इधर भी हैं और आपकी तरफ भी हैं। डॉक्टर वैसलीम सर, ये मोदी साहब कोई प्लेन में लेके आ जाएंगे? मुझे तो माहौल अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है सर, लेकिन डिप्लोमेसी में बैकडोर पता नहीं क्या हो रहा हो। देखिए, अभी तो फौरी तौर पर तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि अभी तो बैक चैनल्स भी बंद हैं। अब सदर बाइडेन के आने के बाद जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसी होती है, क्या सिचुएशन बनती है, मैं जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की हरचरण साहब ने, मैं समझता हूं कि एक तरह से यही अपॉर्चुनिटी इमरान खान के पास भी है, क्योंकि जितना इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में है, जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है उसको आप एक तरफ रखते हैं, बट उनकी कल्ट फॉलोइंग है, वो जो भी डिसीजन ले लेंगे उनके लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हम और इसके मुजाहरे हम इससे पहले देख चुके हैं कि वो तमाम वो चीजें जिनका वो अपोजिशन में रहते हुए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, अब वही सारी वो चीजें वो खुद कर रहे हैं, तो उनके लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर हम ये भी समझ लें कि उनको फौज लेकर आई है और फौज उनके पीछे खड़ी है, तो जिस किस्म के स्टेटमेंट्स खान साहब दे रहे हैं, अब जैसे मोर रिसेंटली 5 तारीख को जब उन्होंने ये कहा कि कश्मीरियों को हम ये राइट देंगे कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, अगरचे पाकिस्तान में ऑपोजिशन जमातों ने बहुत तनकीद की उस पर, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, और एक तरह से वो एक्स्ट्रा माइल गए हैं ये कहने के लिए कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ आ जाए, हम कश्मीर का रेजोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि एक मसला है, उसके रेजोल्यूशन के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सियासी मसला जरूर है, लेकिन उससे बढ़कर ये कश्मीरियों का अपना मसला है, ये उनका मुआशी मसला है, ये उनके मुस्तकबिल का मसला है, ये उनका समाजी मसला है। सो जब तक आप कश्मीरियों को सेंटर में रखकर नहीं देखेंगे, और जो 1 करोड़ लोग वहां मौजूद हैं वो सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं है, उनकी जिंदगियां हैं। अब 370 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से 1.5 साल आज के दौर में बगैर इंटरनेट के और इस किस्म की पाबंदियों में एक पेंडेमिक के दौरान रहना, आप सोच सकते हैं कि ये किस किस्म की सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा मैं एक और भी चीज का जवाब एक चीज का जवाब देना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान में एक चीज में बड़ी इश्तियाल अंगेजी हो रही है कि बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अब किसी ढकी छुपी नहीं है, खुल के मोदी साहब उनके लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान में बहुत गम गुस्सा है, बहुत गम गुस्सा है। तो वो जब तक वो मामला टोन डाउन नहीं होता और वहां से जो है कुछ मामला इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वो पीछे नहीं जाती, यहाँ पर तो बड़े मामला खराब है पाकिस्तान में। आप मुझसे जी मैं हरचरण साहब आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सर यहाँ तो ये भी तो है ना इंडिया में कि और खुल के बातें भी हो रही होती हैं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पकड़ी भी गई है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है।
इसको थोड़ा सा काइंडली ना थोड़े ऐसे देखने की कोशिश करना है, ऐसे ऐसे हो पाए तो, कि बलूचिस्तान वाज नेवर इवन एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमने तो कभी बात सुनी भी नहीं थी कि कोई बलूचिस्तान में कोई ऐसी बात है। मतलब थोड़ा बहुत चलता था जैसे वो किसी भी देश में होता है, इतना था, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब से वो हुआ अपना 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि मुझे तो वहां से फोन आते हैं, ये होता है वो होता है, उसके बाद वो बात बढ़ी। फिर आपके पास वो जो आप जिस एविडेंस की आप बात कर रहे हैं वो हो गया। लेकिन इतना ही एविडेंस इधर भी है कि ये देखो अब क्या और क्या साबित करना है हमने कि आप यहाँ कुछ होता है तो वो आपके वो मुल्ला क्या उनका नाम अजहर मसूद वो क्लेम कर लेते हैं और वो आर्मी कैंटोनमेंट के साथ रहते हैं। मतलब ऐसी बातें कहने वाले लोग यहाँ भी हैं और आपके भी हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे लगता है कि सभी देश ऐसा करते हैं। और आपके लोग भी इतने पाक पवित्र नहीं है, हमारे भी इतने पाक पवित्र नहीं है। ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता होगा, दोनों तरफ से होता होगा। ये ऐसा नहीं है कि हम ही करते होंगे या आप ही करते होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा इन सभी बातों को हम मान के चलें कि ये अगली रियलिटीज हैं हमारे बीच में दोनों में, जिनको कि हमने दूर करना है। और दूर करने के लिए बात सिर्फ इतनी ही है कि अच्छा, आपके कई बार मैं सुनता हूं तो वो कहते हैं कि ये हमारा क्या है, शाह रग का मसला है। अब जिस मसले को लेकर आप 70 साल से जी रहे हैं तो वो शाह रग का मसला कैसे हो सकता है? शाह रग के बिना तो आप 2 सेकंड नहीं जी सकते। लेकिन मैं ये नहीं, इसका मतलब ये ना हुआ, मैं इस बात के को एम्फसाइज कर रहा हूं कि आप ऐसे मत करें कि जैसे साहब ने मिसबा साहब ने पहले कहा था ना कि ये नहीं होगा, जब अवैस साहब ने कहा था कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो ना करें इसको। ऐसे ऐसे मैं आपका पूरा जज्बात भी समझता हूँ, आपकी मुश्किलात भी समझता हूँ, आपकी सरकार की भी समझता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इधर भी ऐसा ही आप समझ लें कि ऐसा ही है, हम दोनों फंसे हुए हैं। ठीक है, कैदी बने हुए। ठीक है, कैदी बने हुए। डॉक्टर वैस अली जवाब दे, फिर मिसबा आजम की तरफ जाऊंगा कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, मैं सिर्फ मुख्तसर ये कहूंगा, और मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं इस पर रिसर्च करता हूं, मैं क्रॉस नेशनल कंपैरिजंस करता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हमारे पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट्स पर, उसको किस तरह से फ्रेम किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हम वो तमाम चीजें खुद करते हैं जिसका इल्जाम हम दूसरों पर लगाते हैं। जब तक हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे, पाकिस्तान से जो बन पड़ता है वो इंडिया के अंदर करता है, इंडिया से जो बन पड़ता है वो पाकिस्तान के अंदर करता है। हमारे अपने जो इंटरनल डायनामिक्स हैं हम उनका जिक्र नहीं करते, हम दूसरे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको फ्लैश करना चाहते हैं। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप अपने हमसाये नहीं बदल सकते। ये एक ऐसी जियोग्राफिक ग्लोबल रियलिटी है कि जब तक आप इसको डिनाई करते रहेंगे, आप इसके जो नेगेटिव असरात हैं उनका शिकार होते रहेंगे। अब अगर आप सिर्फ ट्रेड की बात करें, अब जैसे हम अपने पिछले शोज में भी बात करते रहे हैं कि अब जहां से हमने बात शुरू की थी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है, क्योंकि मोदी हुकूमत ने एक ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस कराया है जिसकी वजह से उनके ख्याल में इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और नई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम अगेन इकोनॉमी की बात करते हैं कि क्या इकोनॉमिक बेनिफिट पाकिस्तान को हासिल हो सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि पिछले 70 साल से हम एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं जिसकी वजह से हमें जो पीस डिविडेंड इकोनॉमी की सूरत में हासिल हो सकता है रीजन में, उसका हार्डली 10% भी हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। जब तक आप इन मसाइल को स्टेप बाय स्टेप हल करने की तरफ नहीं जाएंगे, आप एक ही छलांग में छत पर नहीं पहुंच सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना होगा। बड़े मसाइल का हल यकीनन जरूरी है, उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, लेकिन जो छोटे मसाइल हैं उनको साथ लेकर आप आगे चलें और जो है खित्ते में पीस की तरफ। ठीक है जी, मैं मिसबा आजम के साथ और एक अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी एक बात कन्वे कर पाए किसी तरह से, मीडिया के थ्रू कर दें कि बाकी तो सब ठीक है, हम उनके फैन भी हैं, मैं तो बताया, मैं तो उनको कवर भी किया उनके मैचेस को। लेकिन ये जो पंजाब के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके,
उनको वसीम अकरम मत कहा करें। तो वसीम अकरम उस्मान वसीम बुज़दार। अकरम तो वसीम अकरम तो एक ही है दुनिया में, दो नहीं हो सर ये सकते। बस ऐसा ही है, ये मैसेज हमको वैसे कहा जा रहा है, पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है, और वसीम अकरम भी शर्मिंदा है बहुत ज्यादा, वो भी बुरा मान के बैठे हुए हैं। जी मिसबा आजम। सबसे पहले तो हरचरण साहब वो वसीम अकरम प्लस हैं, आपने उनकी बेइज्जती कर दी आज। तो आपको थोड़ा सा उनसे माफी मांगनी चाहिए इस उसके ऊपर, क्योंकि इतने बड़े आदमी। देखिए देखिए फराज, मेरा पॉइंट ये नहीं था कि कश्मीर जो है उसको ही हल करें और हर चीज स्टॉप कर दें। मेरा पॉइंट ये था वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इश्यू है और एक बोन है जो कि फंसी हुई है हम सबके हलकों में। देखिए लीडरशिप का यही काम होता है कि वो मोस्ट डिफिकल्ट इश्यूज को टेक अप करे और उसको रिजॉल्व करे, उसको सॉल्व करे। और मेरा ख्याल से कोशिश जरूर की थी वाजपेयी साहब के ज़माने में, पाकिस्तान और भारत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो कोशिशें हुई थी, चीज़ें आगे भी बढ़ी थी। लेकिन देखिए यही होता है ना कि जब एक डिस्कशन चल रहा हो, ये आइडिया कि हम उसको बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में डाल दें, ये कश्मीरियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो यही है कि आप उसको चलता रहने दें, एक डिबेट रखें, एक हाई लेवल, बेशक वो बैकडोर ही हो, और इससे परेशान नहीं हो और इससे इन्फ्लुएंस नहीं हो जो मीडिया में और जो मुल्क के अंदर जो एक कहते हैं नैरेटिव पंप अप हो रहा होता है। आपकी डिप्लोमेसी कंटिन्यू होनी चाहिए, आपकी डिप्लोमेसी, और बड़ी सॉलिड डिप्लोमेसी होनी चाहिए दोनों तरफ से, बल्कि तीनों तरफ से, जिसमें कश्मीरीज को पता चले कि वो क्या होने जा रहा। हो सकता है वो कहें कि यार ठीक है, जो पार्ट इंडिया में है वो इंडिया, जो पार्ट पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान, जो पार्ट इस तरह से हो सकता है वो एक्सेप्ट करें, हो सकता है ना करें एक्सेप्ट। मतलब मसला ये नहीं है कि क्या है सोल्यूशन, मसला ये है कि आप उस सोल्यूशन को चलता रहने दें, वरना अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी सोल्यूशन पे पहुंच भी जाएंगे तो वो कोई पायदार सोल्यूशन नहीं होगा। चले जी, मैं वक्त खत्म हो गया। मैं सबका, खासकर हमारे हरचरण साहब का बहुत शुक्रिया, हिंदुस्तान से आपने ज्वाइन किया, बहुत देर हुई आपकी तरफ। डॉक्टर उवैस सलीम, डॉक्टर मिसबा आजम, खवातीन हज़रात, मसला कश्मीर तो मेरे ख्याल से हम इस शो में तो नहीं सॉल्व कर सकते, इस पे अगली दफा एक और शो कर लेंगे। लेकिन ये आपकी जो जितनी भी आरा आ रही थी, हमारा मकसद किसी को नाराज करना नहीं था, लेकिन ये रियलिटीज हैं, इसको डिस्कस करना जरूरी है। हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं उनके जो सवालात हैं हरचरण साहब से, वो मैं कोशिश करूंगा अगली दफा उन्होंने ज्वाइन किया उन्हें सवाल कर लूंगा, और ये किस पार्टी से मुंसलिक रहे हैं वो सब चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं आपको हरचरण साहब, आपके लिए जो सवालात हिंदुस्तान से आए वो मैं आपको उसकी तस्वीर खींच के भेज दूंगा। खवातीन हज़रात इजाजत दीजिए। एक और छोटा सा पॉइंट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे हरचरण साहब से कि वो परमानेंटली हमारे नया दौर को ज्वाइन करते रहेंगे टाइम टू टाइम। चलें जी, ये तो बहुत शुक्रिया। ये तो आपकी जरा नवाजी है जी, आप जब चाहें। नहीं सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Okay. No. No, not yet. अभी नहीं। We are connected. You're still connected. अच्छा जी, रुक जाए, मैंने मैसेज तो कर दिया है, इधर भी लिख दिया है। जैसे एक पोस्ट स्क्रिप्ट होता है ना, वैसे हम एक पोस्ट शो कर लेते हैं। Yeah. कॉल करनी पड़ेगी।